हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया था और बोला था इसको करके लेके आना, हिंट भी मैंने दिया था। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा इसको। M1 M2 में रिलेशन निकालने हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्राफ है, तीनों ग्राफ के अंदर आपको क्या निकालना है, रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहला ग्राफ देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट ग्राफ देखो। सबसे फर्स्ट ग्राफ में बोल रहा है कि P और V में रिलेशन है। अब P और V में रिलेशन कब आता था बताओ? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। बोलते हैं जब P और V में रिलेशन निकालते हैं, टेम्परेचर को मैं क्या लेता हूं? नियत लेता हूं। अब इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं समतापीय। समतापीय ग्राफ। ठीक है, और समतापीय ग्राफ की कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो मैं किसी भी एक को क्या करूंगा? कांस्टेंट मान लूंगा। मान लो मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया। इसके रेस्पेक्ट में यहां पर दाब और इसके रेस्पेक्ट में इस जगह पर दाब। ये ग्राफ जो है इसमें M2 और इसमें M1। M1 M2 क्या है एक्चुअल में? यहां पे बताओ। यहां पे M2 और M1 क्या है एक्चुअल में? है ना, ये है वेट, भार। क्या है ये? भार। ठीक है, मास। ये क्या है? मास मतलब कि भार। इन भार के अंदर हमें क्या करना है? इस तापमान पर इन भारों का जो है संबंध निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मैंने यहां पर मान लो इस वॉल्यूम को क्या कर दिया? नियत कर दिया। इस वॉल्यूम को नियत कर दिया तो यहां पर क्या बदलेगा? दाब बदलेगा। इस जगह पर दाब जो होगा इस पॉइंट पर दाब होगा P1। इस पॉइंट पर दाब जो होगा ये क्या होगा? P2। यहां पर P1 क्यों लिया? क्योंकि ये किसके लिए है? M1 के लिए। और यहां पर P2 क्यों लिया? क्योंकि ये किसके लिए है? M2 के लिए, ये पॉइंट। तो अगर आप देखो जीरो से ऊपर की तरफ P1 जो है, मान लो यहां पर कुछ है 5 ATM, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहां पर कितना होगा? 10 ATM। मान लो ये वैल्यूज मानी गई है, मान ली मैंने, है ना। जीरो से ऊपर जाओगे तो 5 ATM ले लिया मैंने, फिर 10 ATM ले लिया, फिर आगे जाओगे 15 ATM, फिर 20 ATM, इस तरीके से। तो आप देखो कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि P MW बराबर होता था W बाई, सॉरी ये ले लो आप, PV बराबर होता था मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू R इंटू T। ये होता था। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? M के। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? M के, मतलब मास के। ये मास, आणविक द्रव्यमान अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। ये द्रव्यमान है ना, ये आणविक द्रव्यमान है। तो यहां पर ये द्रव्यमान दिए हुए हैं। ठीक है, P सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू है M के। यहां पर आप देखो P1 ग्राफ नंबर 1 में P1 किससे ज्यादा है, किससे कम है? P2 से। P1 किससे कम है? P2 से। P2 देखो मैंने लिया 10 ATM और P1 कितना है? 5 ATM। तो P2 किससे ज्यादा है? P1 से। तो इसके रेस्पेक्ट में M2 जो होगा वो भी किससे ज्यादा होगा? M1 से। तो ग्राफ 1 में रिलेशन क्या आया? M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, ग्राफ 2 देखो। ग्राफ 2 में आप देखो कहां पर मैं कांस्टेंट खींचू कि मुझे वैल्यूज मिल जाए, बताओ। सोच के देखो कि यहां पर ये जो ग्राफ है ये किसके बारे में दिया गया है? ये आइसोकोरिक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? आइसोकोरिक ग्राफ। और मैंने बताया था आइसोकोरिक ग्राफ जो होते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, सम आयतनिक बोलते हैं इनको। मतलब यहां पर जो वॉल्यूम है, आयतन, वो क्या है? नियत है। तो आयतन नियत है तो ऐसा कौन सा लॉ पढ़ा था हम लोगों ने भाई? बताओ। आयतन नियत है, हम लोगों ने ऐसा कौन सा लॉ पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था गेल-लुसाक लॉ। ठीक है, अगर आयतन नियत दे रखा है तो दी गई गैस की मात्रा के लिए किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहां पर फिर से देखो आप, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के। तो हम लोग देखो यहां पर क्या कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि इसको तो मैं कांस्टेंट करूं यहां पर,
तो इसको कांस्टेंट करूंगा तो अलग अलग बिंदु पे, तो मैं क्या करूं, इसको कांस्टेंट करूं। अब की बार अगर मैंने इसको कांस्टेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं भाई मैं, देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा T1 सॉरी T2, और यहां पर टेम्परेचर क्या आ जाएगा T1। इस M1 के रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर कितना आ जाएगा T1, इस M2 के रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर कितना आ जाएगा T2। समझ में आ रहा है? इधर जा रहा है टेम्परेचर। अब देखो यहां से ये दोनों इस ग्राफ के लिए एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मतलब T जो है M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखो रिलेशन से इसको इधर लेके जाऊंगा तो एक दूसरे के आ जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो T1 T2 से ज्यादा है कि नहीं है? जीरो से, ये जीरो है ओरिजिन, जीरो से इधर की तरफ जाओगे तो T2 आएगा पहले, फिर T1 आएगा। इसका मतलब T1 T2 से ज्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब M2 M1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर T1 T2 से ज्यादा है तो यहां पर M2 M1 से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, ये देखो M1 और M2, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा कौन सा लो पढ़ा था हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट वाला, बताओ प्रेशर कांस्टेंट वाला हम लोगों ने जो लो पढ़ा था वो पढ़ा था चार्ल्स लो। चार्ल्स लो के अंदर प्रेशर कांस्टेंट हुआ था, और उस टाइम पर इस ग्राफ को हम लोगों ने बोला था आइसोबैरिक ग्राफ, समदाबीय ग्राफ, समदाबीय ग्राफ। यहां पर मैं क्या करूं, आयतन कांस्टेंट ले लूं, और इसके रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा T1, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा T2। फिर से आप देखो टेम्परेचर और मास में रिलेशन यही रहा। यहां पर फिर से क्या हो रहा है, T1 T2 से बड़ा है, T1 T2 से बड़ा है तो M2 M1 से बड़ा होगा। क्लियर? यहां पर मैंने आयतन कांस्टेंट ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में इस बिंदु पर यहां पर जो टेम्परेचर रहेगा M1 के रेस्पेक्ट में T1, यहां पर M2 के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर रहेगा T2। तो T2 छोटा है, यहां पर देखो यहां से जीरो से चले, मान लो एक साइड चले या 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में ले लो आप। ठीक है, तो T1 ज्यादा है T2 से, T1 ज्यादा है T2 से, तो M2 ज्यादा हो जाएगा M1 से। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, सोचना है, समझना है क्या दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन निकाले कि उससे आंसर हम लोग निकाल सके। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। यही ग्राफ हम लोग ले लेते हैं वापस से, और यहां पर कोई दूसरा रिलेशन निकाल के मैं बताता हूं। क्वेश्चन लिख ले पहले। ग्राफ सारे नहीं बनाऊंगा मैं, 2 ही ग्राफ बना रहा हूं। एक होगा प्रेशर, एक होगा वॉल्यूम। यहां पर मैं ले रहा हूं D1, यहां पर मैं ले रहा हूं D2, ये T और ये T। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पर V और T, और ये ग्राफ यहां पर प्रेशर नियत, यहां पर मैं ले रहा हूं N1, यहां पर मैं ले रहा हूं N2। ठीक है, अब मुझे यहां पर निकालना है रिलेशन, यहां पर मुझे निकालना है रिलेशन। इसमें रिलेशन निकालना है रिलेशन बिटवीन D1 एंड D2। यहां पर रिलेशन निकालना है मुझे रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2। पहले खुद से ट्राई करो, फटाफट पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। क्लियर? पॉज करो वीडियो को और इसको ट्राई करो। P और V में रिलेशन D1 बाई D2, V और T के रिलेशन N1 बाई N2।
मतलब D1 और D2 में रिलेशन निकालना, यहाँ पर N1 N2 में रिलेशन निकालना है। ये जो ग्राफ है ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये बोयल्स लॉ का ग्राफ है। फटाफट करो इसको, वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करो। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेंसिटी की बात करी हुई है, तो हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको डेंसिटी की टर्म में लिखो। तो डेंसिटी की टर्म में क्या हो जाती है, वो डेंसिटी की टर्म में हो जाती है Pm बराबर DRT, Pm बराबर DRT। अब देखो यहां पर मुझे क्या कांस्टेंट करना है, यहां पर मान लो मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूं इस तरीके से। और इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक तो पॉइंट ये आ जाएगा और एक पॉइंट ये आ जाएगा, जहां से मैं क्या करूंगा, दाब को चेंज करूंगा, प्रेशर को चेंज करूंगा। ठीक है, इसके लिए दाब यहां पर आ जाएगा, इसके लिए यहां पे दाब आ जाएगा T1 के लिए, यहां पर सॉरी D2 के लिए यहां पे दाब आ जाएगा P2 और D1 के लिए यहां पे दाब आ जाएगा P1। क्लियर। और जब आप देखोगे प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के क्या है, सीधे सीधे समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, सीधे समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, D है, तो यहां पर आप देखो कि जब जीरो से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो P1 का मान ज्यादा है, तो P1 जो है P2 से बड़ा है। P1 क्या है यहां पर, P2 से बड़ा है। इसके रेस्पेक्ट में जो डेंसिटी आएगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये समानुपाती हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो यहां पर देखो फिर से समझो इसको, P और V में रिलेशन है, टेम्परेचर नियत है, D1 D2 में रिलेशन निकालना है। P1 P2 से बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने आयतन को यहां पर कांस्टेंट ले लिया और इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर P1 निकाला और इस पॉइंट में P2 निकाला, तो इसके रेस्पेक्ट में जो P2 है वो P1 से छोटा है। तो P1 अगर P2 से बड़ा है तो इसके डायरेक्टली समानुपाती है ये D, तो इसके रेस्पेक्ट में D1 भी क्या हो जाएगा, D2 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2, रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2। तो यहां पर फिर से देखो, ऐसा कोई रिलेशन जो N1 और N2 के अंदर आ जाए, मतलब N बराबर क्या है, यहां पर N बराबर है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, गैस के अणुओं की मोलों की संख्या, N बराबर है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स। तो अलग अलग प्रेशर पर, प्रेशर भी यहां पे क्या कर दिया, नियत कर दिया, और ये दोनों यहां पर बदल रहे हैं। तो बताओ N1 N2 में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने देखा, क्या कर दूं मैं, इस तरीके से यहां पर कांस्टेंट खींच दूं, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट से यहां पर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, T, टेम्परेचर कितना आ जाएगा यहां पर, N1 के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर T1, N2 के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर T2। ये नियत ले लिया मैंने। इस N1 के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, T1, इस N2 के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, T2। जीरो से जब इधर जा रहे हैं तो सबसे पहले तो देखो इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो हम लोगों ने देखा अभी PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं, इन दोनों में, तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्यों है, क्योंकि T को मैं अगर नीचे लेके आऊं, PV अपॉन T बराबर NR, तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, मतलब N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो आप यहां पर देखो कि T2 जो है, T2 का मान किससे ज्यादा है बच्चों, T1 से ज्यादा है। जीरो से इधर की तरफ जाएंगे तो यहां पर 200 केल्विन ले लो, तो यहां पर 300 केल्विन ले लो। तो देखो आप T1 T2 ज्यादा है T1 से। अगर T2 T1 से ज्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पर N1 जो है वो N2 से ज्यादा होगा, N1 जो है वो N2 से ज्यादा होगा। क्लियर, N1 N2 से ज्यादा होगा। इस तरीके से सारे ग्राफ के क्वेश्चंस आपको सोल्व
करने हैं। क्लियर? ग्राफ के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करने होंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -68 डिग्री सेंटीग्रेड, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड सो दैट एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल्ड, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल्ड। क्वेश्चन देखो ढंग से क्या है, हिंदी मीडियम वाले पहले समझ लो इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी भी गैस का तापमान -68 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको कितने टेम्परेचर पर गर्म करें कि जो गैस के अणुओं के मध्य वाइब्रेशनल एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाए। ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। बस इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने इसको रोक रखा था, जहां पर K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कल बताया था मैंने, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बराबर क्या होता है, R/NA। इसकी वैल्यू भी फाइंड करवाई थी, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए जब भी किसी कंटेनर में गैस के अणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा का जो मान है वो आता है 3/2 kT। कोई डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, जब भी गैस के अणु एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा का जो मान है वो आता है 3/2 kT। क्लियर? आपको बोला है इसने कि एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल, है ना। मतलब कि इसकी बात की है टेम्परेचर की, अगर इस टेम्परेचर पर -68 डिग्री सेंटीग्रेड पर काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिस पे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं E1 अपॉन E2, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 है, तो E1 अपॉन E2 बराबर ये होगा T1 अपॉन T2। क्लियर? E2 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 2 होगा, तो मतलब 1/2 T1 अपॉन T2। मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो यहां पर जो T2 है, T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू T1, 2 इंटू T1। क्लियर? तो यहां पर आप निकालोगे 2 इंटू T1। अब T1 जो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, -68 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बदल लो, किसमें बदल लो, केल्विन में बदल लो। तो यहां पर -68 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आपके पास में निकल के आएगा 410 केल्विन। ठीक है, ये आपके पास में आंसर निकल के आएगा। क्लियर? ये आपके पास में आंसर निकल के आएगा। अब कल हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब VRMS बराबर √2 RT अपॉन MW, जहां पर VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रूट। ठीक है, तो हमसे पूछा है अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल हो जाए तो उस पर टेम्परेचर फाइंड करो, है ना। बिल्कुल जैसे ये किया बिल्कुल वैसे ये कर लेंगे। तो VRMS सॉरी VRMS 1 अपॉन VRMS 2, ये भी एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये आ जाएगा √T1 अपॉन √T2। बाकी सारी वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, √T1 अपॉन √T2। ये हो जाएगा 1/2 डबल √T1 आपको दिया हुआ है -68 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले तो इसको निकालो, है ना। ये 1/2 हो जाएगा। अगर ये T1/T2 मुझे रूट हटाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 बराबर T1/T2। तो यहां पर T2 कितना आ गया, T2 आ गया 4 इंटू T1।
तो 410 केल्विन का क्या कर दो, डबल कर दो, क्योंकि यहां पे 2 इंटू T1 था ना, ये 4 इंटू T1 हो गया। 410 केल्विन का डबल कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 820 केल्विन। भाई टेम्परेचर तो वही है ना, टेम्परेचर चेंज थोड़ा किया मैंने, -68 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर ही -68 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। +273, तो यहां पर ही +273 था। इसको 2 से गुणा किया था, इसको 4 से गुणा करना है, सिंपल सी बात है। तो ये 2 से गुणा किया था 410, 200 गुणा कर दो 4 हो जाएगा, 820 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन उसने बोला है कि TC ऑफ CO2 एंड CH4 आर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, CO2 गैस और CH4 गैस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC, वो है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए है -81.9 डिग्री सेंटीग्रेड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, आई होप सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। विच ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड वाई, उसने पूछा है इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से किसके अंदर ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल है और क्यों है। ठीक है, दोनों गैसों में से किसके अंदर ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल है और क्यों है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्रिटिकल तापमान ज्यादा होता है, उसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल भी ज्यादा होता है, उसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल भी ज्यादा होता है। इसका मतलब वो गैस पहले द्रवित हो सकती है, जल्दी द्रवित हो सकती है, कैन बी लिक्विफाइड फास्टर। ठीक है, तो यहां पर जो CO2 गैस है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल होंगे वो ज्यादा होंगे, और वो पहले लिक्विफाई हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, CH4 के रेस्पेक्ट। CH4 गैस से पहले वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की ये जो है एप्लीकेशन है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल वहां पे ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो वो गैस पहले लिक्विफाई हो सकती है, पहले द्रवित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया अलग से, मैंने सोचा एक बार आपको ग्राम श्लोक की भी रिवीजन करवाई दूं मैं। ये है एक कंटेनर, ठीक है, यहां पर होल बने हुए हैं आइडेंटिकल, दोनों तरफ एक जैसे होल। ठीक है, होल का एरिया चेंज नहीं कर रहा हूं, होल के एरिया चेंज करने वाले क्वेश्चन आएंगे आपके जेईई एडवांस में। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप एडवांस के एग्जाम दोगे तब हम लोग इसको क्वेश्चंस को कराएंगे, होल का एरिया चेंज करने वाला। अभी होल के एरिया क्या है, यहां पर होल का जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है, नियत है, मतलब आइडेंटिकल है, एक जैसा है। वो बोल रहा है कि यहां पर इधर से H2 गैस आ रही है इस कंटेनर में, इधर से क्या आ रही है, O2 गैस आ रही है। तो वो पॉइंट ज्ञात करो, वो बिंदु ज्ञात करो, फाइंड द पॉइंट वेयर गैस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो बिंदु यहां पर कहां पे होगा जहां पर दोनों गैस आपस में पहली बार मिलेंगी। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है कि ग्राम्स लॉ क्या होता था बच्चों, ग्राम्स लॉ होता था रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, यही होता था। डेंसिटी मतलब घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता था क्या, विसरण, गैसों का विसरण। अब अगर मैं देखूं कि जैसे हम लोग स्पीड निकालते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो यहां पर जो रेट है किसी भी गैस की, डिफ्यूजन की रेट, वो क्या होगी, कितने टाइम के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। विसरण का मतलब डिफ्यूज होना, इंटरमिक्स होना, एक दूसरे के अंदर मिल जाना। तो यहां पर R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। x मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्वेश्चन करा चुका हूं मैं ऐसे, है ना।
तो हमसे पूछा गया है बताओ पॉइंट कहां होगा, तो मान लीजिए वो पॉइंट हम लोग इधर से ले लेते हैं x और इधर से ले लेते हैं हम लोग 5 - x, ठीक है। dx अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी तो हमें यहां दी हुई नहीं है, लेकिन गैस दी हुई है, और गैस का हमें क्या पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसको किस में चेंज कर दूं मैं, मास में, तो यहां पर हो जाएगा m। तो ये हमें पता करना है और ये हमें पता है, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो देखो क्या हो जाएगा, dx 1 अपॉन dt इंटू dx2 इंटू dt अपॉन dx2 बराबर ये हो जाएगा रूट m1 अपॉन रूट m2, सॉरी रूट m2 अपॉन m1, रूट m2 अपॉन m1, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या करा मैंने, दो अलग अलग गैसों के लिए, मान लीजिए मैंने H2 के लिए ले लिया dx1 अपॉन dt और O2 के लिए ले लिया dx2 अपॉन dt। चलो मैं पूरा करके दिखाऊं आपको, वरना फिर बहुत से बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, गायब हो जाएगा उनके। तो dx अपॉन dt, इसको भाग दे दो किससे, dx O2 अपॉन dt से, इज इक्वल टू रूट H2 के सामने किसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, O2 का, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। देखो एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, MH2। इसको जब सोल्व करोगे तो dt से dt कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, तो यहां पे आएगा dxH2 अपॉन dxO2 इज इक्वल टू रूट MO2। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का अणुभार कितना होता है, 32 होता है, तो यहां पर रूट 32 अपॉन यहां पर H2 मतलब 2, हाइड्रोजन गैस का अणुभार 2। dxH2 कितनी ट्रेवल करी है, x, dxO2 कितना ट्रेवल किया है, 5 - x इज इक्वल टू रूट 32/2, रूट 32/2, चलो ऊपर ही सोल्व कर लो, कितना आएगा ये 16, रूट 16 बराबर 4, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप, x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 माइनस 4x, तो इधर जाएगा तो ये 5x बराबर 20, तो x बराबर 4, x बराबर क्या आएगा 4। मतलब ये डिस्टेंस हाइड्रोजन गैस से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस टर्मिनल से 4 मीटर की दूरी पर है। 4 मीटर की डिस्टेंस है कहां से, हाइड्रोजन गैस के टर्मिनल से, जहां पर गैस क्या मिलेगी, सबसे पहले मिल जाएगी। ये पॉइंट होगा यहां पर कुछ ना कुछ, यहां पर 4, और अगर इधर से देखोगे तो ये आंसर आएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की तरफ से कितना ले जाएगा ये 1 मीटर, और इधर से कितना आ गया 4, 5 में से 4 गया तो 1 ही मीटर बचा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ग्राम सोर्स रिलेटेड। तो आई होप कि मैंने सभी एरिया से सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, ठीक है। कोई पार्ट अब यहां पे बचता नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग करा चुके हैं। बैरोमीटर आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, उन्होंने मेरे से बोला वो पढ़ा देंगे, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर, क्लियर। तो एक यहां पर जो है पेलोड आता है, पेलोड है ना, वो अभी इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे आपको कोर्स से हटा दिया गया, हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं उससे। पेलोड मतलब गुब्बारा फुला के छोड़ना ऊपर की तरफ हवा में, अगर आएगा तो हम लोग करा देंगे क्लास के अंदर भी, ऑफलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज अभी के लिए हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर क्लोज होता है, खत्म होता है मेरी तरफ से। अब आप करिए क्वेश्चंस, इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करा दिए, आपको पूरी एक्सरसाइज में एक एक करके देखना है कौन से क्वेश्चन करा दिए, कौन से नहीं करे, वो करना है आपको, एक जैसे क्वेश्चन है सारे। और अब नेक्स्ट जब भी हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।